हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जनरल स्टडी पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 2 के बारे में। और ये क्लास दोस्तों आपके यूके ट्रिपल सी और यूके पीएससी सहित जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उत्तराखंड में या नेशनल लेवल पर, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और खासकर यूके ट्रिपल सी कनिष्ठ सहायक और वीडियो बीपीडीओ वाले जो लोग हैं, पटवारी या एसआई की जो भर्ती आने वाली है, उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूके ट्रिपल सी या यूके पीएससी के द्वारा आज तक जनरल स्टडी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपको अपनी आगामी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। लगभग लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न दोस्तों सेम रहता है। बस आप लोगों को पैटर्न पकड़ना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलनी है। और आज के इस सेट 2 में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी का अभी हाल ही में वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक का जो एग्जाम पेपर हुआ था 16 मार्च को, उसके बारे में। और इसके 10 प्रश्न मैंने आपको पहले करा दिए हैं और आज हम अगले 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे। और देखिए दोस्तों, ये है यूके ट्रिपल एस सी का लेवल। आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है ना, वीडियो वीपीडी और कनिष्ठ सहायक 746 पद, उनके लिए भी आपका इसी लेवल पर पेपर रहेगा या इससे भी हार्ड लेवल पे पेपर रहने वाला है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आगे चले या ना चले। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। तो रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी कब? 1990 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब देखिए, यह है रूस। रूस आपको बताइए अभी वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है रूस। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वह है रूस। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मास्को। और रूस की संसद का नाम क्या है? तो वह है ड्यूमा। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। ड्यूमा और संघीय परिषद है रूस की संसद का नाम। और इसी रूस की संसद ने ड्यूमा, जिसका नाम है, सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी कब? 1990 में। अब रूस के बारे में हमने मोटी मोटी चीजें याद कर ली। अब थोड़ा सा हम बेसिक बात करते हैं दोस्तों। सोवियत संघ क्या था? आप लोगों ने पढ़ा होगा सोवियत संघ, या सोवियत संघ को ही कहा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि रूस के लिए भी हम सोवियत संघ रूस का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों सोवियत संघ अलग है और रूस अलग है। हालांकि अगर आप लोगों ने रूस की क्रांति पढ़ी हुई है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि लगभग लगभग 1917 तक दोस्तों रूस पर किसका शासन था? जारे राज्य का शासन था। लेकिन कृषकों और मजदूरों पर जारे के द्वारा अनेक अत्याचार किए गए। उसके बाद 1917 में रूस की एक क्रांति होती है जिसे हम कहते हैं रूसी क्रांति या फिर वॉल्शेविक क्रांति। यह आपको जरूर याद रखना है दोस्तों कि रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या फिर रूसी क्रांति कहा जाता है। 7 मार्च 1917 को ये क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद में रूस दोस्तों, रूस में किसका शासन था? इससे पहले जारे राज्य का शासन था, लेकिन जारे से रूस क्या हो गया था? फिर स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद रूस ने स्वतंत्र के रूप में कार्य किया। फिर क्या हुआ? 1922 के आसपास में दोस्तों सोवियत संघ का गठन हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सोवियत यूनियन या सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर का गठन कब हुआ था, तो 1922 में इसका गठन होता है और रूस क्या होता है? इसका सदस्य बन जाता है। रूस के साथ साथ ही दोस्तों अन्य 14 गणतंत्र और थे, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल 15 संघ इसमें शामिल थे, यानी कि 15 देश इसमें शामिल थे। आप ये कह सकते हैं 15 स्वतंत्रात्मक गणतंत्रों का संघ नाम से भी सोवियत संघ को जाना जाता है। ठीक है। और सोवियत संघ का ही पूरा नाम क्या है? यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का गठन 1922 में हुआ था। इसके टोटल सदस्य 15 देश थे। रूस भी इसका क्या था? सदस्य था। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है? यूएसएसआर को ही जाता है दोस्तों। भारत ने पंचवर्षीय योजना का जो प्लेटफॉर्म है वह किस देश से ग्रहण किया था? तो रूस से ही किया था। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर के द्वारा 1928 में सबसे पहले रूस से ही शुरू की गई थी। ठीक है। रूस में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का शासन चलता था और इसके तहत दोस्तों यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी। और यहाँ पे क्या था? एक पार्टी रूल था, यानी कि पूरे जितने भी ये 15 गणतंत्र संघ थे इन सभी में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता था। इसके बाद में समय समय पे अलग अलग देशों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जो अलग अलग इसे गणतंत्र थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया और एट लास्ट वन रूस भी इससे कब अलग हो गया था? 1990 में रूस इससे अलग हो गया था। तो इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। और सोवियत संघ का मुख्यतः जो अभिप्राय था दोस्तों, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया का कुछ भाग हमारा इस सोवियत संघ में आता था।
अब सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यूएसएसआर का गठन कब हुआ था। तो 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ था। 15 देश थे इसके, ठीक है, और रूस भी इसमें शामिल था। और रूस ने इससे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब करी थी? 1990 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और रूसी क्रांति कब हुई थी या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 मार्च 1917 को रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद में दोस्तों, अब गठन तो हो गया सोवियत संघ रूस का 1922 में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो इसका विघटन हुआ दोस्तों दिसंबर 1991 में। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। और सोवियत संघ या यूएसएसआर का अंत कब हो गया? तो 1992 में फिर इसका अंत हो गया था। यानी कि 1922 में इसका गठन हुआ था और 1992 में क्या हुआ था? इस सोवियत संघ का अंत हो गया था। और विघटन देखिए, अलग अलग डेट है दोस्तों। गठन हुआ था 1922 में, विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में, और अंत कब हो गया था यूएसएसआर का? तो ये हो गया था 1992 में। और इसके बाद में सभी जो इसके अंतर्गत देश थे उन्होंने, या जो गणतंत्र थे, उन्होंने अलग अलग अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। और इसी के बाद जैसे ही दोस्तों 1992 में यूएसएसआर का अंत हुआ, इसके बाद में इसी यूएसएसआर के जो पहले 12 इकाइयां थी या 12 गणराज्य थे, इन्होंने मिलकर सीआईएस का निर्माण किया था। सीआईएस, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, का निर्माण किया कब? 1992 में। इतने पॉइंट आपको रूसी क्रांति से याद रखने हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, संसद का नाम क्या। जितने भी पॉइंट बताए दोस्तों, आगे भी आपसे इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जून 1990 में जब रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो इसमें मुख्य योगदान किसका था? वो था बोरिस थैलिस्टन का। बोरिस थैलिस्टन का इसमें मुख्य योगदान था। तो थोड़ा सा दोस्तों ये आपका विश्व का इतिहास है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि रूसी क्रांति कब हुई, क्या हुई, बोल्शेविक क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है, कैसे कैसे कब कब क्या हुआ, वहीं से प्रश्न भी पूछा गया है। 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो ये फैक्ट्स आपको क्लियर कर लेने हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था, जिसे कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1887 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। अब यह प्रश्न क्यों पूछा गया दोस्तों? क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आईएनसी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? बंबई में की गई थी। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों जब इसका गठन हुआ था ना 28 दिसंबर 1885 को, तब इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। तो इसका गठन किस नाम से हुआ था? इसका गठन हुआ था INU नाम से, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसका गठन हुआ था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि गठन किस नाम से हुआ था? INU यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसकी स्थापना या गठन हुआ था। अब यहीं से आपका प्रश्न होता है कि कब, यानी कि किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम परिवर्तित किया गया, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। आईएनसी की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, इस समय वाइसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1885 में इसका गठन हुआ दोस्तों, और 1885 में ही इसका क्या हो गया था? प्रथम अधिवेशन हो गया था। कहां पे हुआ था? बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्षता किसने करी थी? WC बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? WC बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, मतलब इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी से यहीं से आपको बात याद रखना है दोस्तों पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए थे? तो कोलकाता में इसके क्या हुए? सर्वाधिक अधिवेशन हुए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ अन्य फैक्ट बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, जिसे कांग्रेस का बंबई अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे W.C. बनर्जी। भले ही दोस्तों इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी, लेकिन A.O. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने या किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने नहीं करी थी। इसके बाद में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। कहां पे होता है? कलकत्ता में होता है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी जी। और दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा दोस्तों 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की जाती है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। उसके बाद में 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों 1888 में ही कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी थी इसने जॉर्ज यूले। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था या प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो वो था कौन? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में इसने अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में इंपोर्टेंट जो अधिवेशन है दोस्तों वो है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रहीमतुल्लाह सयामी जी के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और पहली बार वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद में कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो इंपोर्टेंट है वो है 1905 कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बंगभंगा आंदोलन को भी समर्थन दिया गया था। फिर 1906 में दोस्तों हमारा हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दिया गया था। फिर दोस्तों कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है 1907 में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसी अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था 1907 में। और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने करी थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। इसके बाद में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर जी ने करी थी। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे पहले जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ही गाया गया था। देखिए वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और वहीं जनगण मन सबसे पहले जो हमारा अभी राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, सॉरी, वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? विशन नारायण धर जी के द्वारा की गई थी। और जनगण मन को किसने लिखा था दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ये सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आगे बात करते हैं, अगला हुआ था महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने करी थी। और इसी में क्या हुआ था? नर्म दल और गर्म दल का समझौता भी हो गया था। और इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में फिर से दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 काफी महत्वपूर्ण है। और इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? एनी बेसेंट ने। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। एनी बेसेंट मूल रूप से दोस्तों आयरलैंड की महिला थी और इनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया था। फिर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। फिर 1920 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन। अगला अधिवेशन जो इंपोर्टेंट है दोस्तों 1917 के बाद में, वो है 1924 का अधिवेशन। क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों? यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन की जो कि कांग्रेस का 1924 में अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी जी ने एकमात्र यानी कि मात्र एक बार दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कब? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जो कि कांग्रेस का कौन सा 40वां अधिवेशन था। बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की गई थी? मात्र एक बार की गई थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। फिर दोस्तों 1925 वाला अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसे जाना जाता है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के नाम से। और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? सरोजनी नायडू ने। अब यह प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। देखिए दो प्रश्न आप यहां से बनते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली या कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। वहीं प्रश्न पूछाएगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली या अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में दोस्तों अगला जो अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है
वो है 1929 का अधिवेशन, जिसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में दोस्तों सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, वह भी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद ही मनाया गया था। उसके बाद में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित होता है, ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है 1937 में, इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन कहां आयोजित किया गया, तो फैजपुर में सबसे पहले इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था 1937 में। फिर दोस्तों 1938 में हरिपुरा में आयोजन होता है कांग्रेस का। फिर होता है 1939 में कहां पे, त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे ना कांग्रेस के, वो मैंने आपको बता दिया। मोटे मोटे आपको याद रखने की, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, मतलब जिसने अध्यक्षता करते ब्रिटिश कौन था, सबसे पहला भारतीय कौन था, सबसे मुस्लिम कौन था, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम विदेशी महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी, ये सारे फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट आप लोग यहां से क्लियर कर लीजिए। तो आईएनसी का पोस्टमार्टम कर दिया दोस्तों, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिए। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या होती है, दूरी की इकाई है। और कौन सी दूरी दोस्तों, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी यानी कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसी खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है दोस्तों, वो है प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, कि प्रकाश द्वारा या सूर्य की किरण द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं हम एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष मेनली माना जाता है दोस्तों कितना, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष की किसकी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, और सूर्य की किरण या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अब यही से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक भी दोस्तों क्या होती है, दूरी की ही इकाई होती है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है, ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। अगला देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों, करंट अफेयर का टॉपिक था ये, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया देखिए, भारत में निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से किसने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ। तो बीएसएफ के द्वारा दोस्तों 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब आपको ना सभी जितने भी हमारे ये अर्धसैनिक फोर्सेस हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनकी स्थापना याद रखनी है आपको। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, मतलब बीएसएफ का मुख्यालय कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अभी महानिदेशक कौन है, वो है राकेश अस्थाना जी। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी कब, 1 दिसंबर 1965 को। और इसी बार दोस्तों 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। आंसर हो जाएगा बीएसएफ। डेट याद रखनी है, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहीं से बात करते हैं कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। और 2020 में दोस्तों इसने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसने 2020 में हाल ही में अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। अगला दोस्तों क्या, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 22 सितंबर 1986 को, ठीक है। और हाल ही में इसने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया था। तो इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट करने हैं, मतलब आप इसकी स्थापना याद रखिएगा बस कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी का 22 सितंबर 1986, सीआरपीएफ हो जाएगा 27 जुलाई 1939 और सीआईएसएफ हो जाएगा 10 मार्च 1969। और जो इसका आंसर है बीएसएफ, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और बीएसएफ का मोटो क्या है, वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य, इंपोर्टेंट है। अगला बात करते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक दार्शनिक रूसो के द्वारा लिखी गई थी। आप देखिए दोस्तों, रूसो एक महान दार्शनिक थे, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक है। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, रूसो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और रूसो का पूरा नाम क्या था दोस्तों, इनका पूरा नाम था जीन जक्युएस रूसो। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहां पे, स्विट्जरलैंड में। इनका जन्म हुआ था 1712 में, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो होगी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्टेंट है। अगला है ई मिली पुस्तक के लेखक भी कौन है, रूसो है। अगला है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ
द लॉज, ये भी पुस्तक रूसो की है। अगला इकोनॉमी पॉलिटिक, ये प्रश्न ये बुक भी काफी बार पूछी गई है। इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक किसकी है? वो भी दोस्तों रूसो की ही। अगला है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनएक्टिविटी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन एक्टिविटी। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? रूसो हैं। तो ये सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमिली, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इकोनॉमी पॉलिटिक और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन एक्टिविटी, यह सभी पुस्तकें रूसो की है, जो कि एक महान दार्शनिक हुए हैं, स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, सोशलिज्म पास्ट एंड फ्यूचर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? यह है माइकल हैरिंगटन। ठीक है, अगली है द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, पुस्तक के लेखक कौन है? वो है एंजेला डेविस। और डी ऑप्शन जो है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हमारा 16 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ना पहला राजदूत ना पूछ के दूसरा राजदूत पूछ दिया। तो 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? सर टॉमस रो पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है? तो भारत आती है दोस्तों कब? 1608 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर खोलती है? तो सूरत में खोलती है। कब? 1608 में। ठीक है, अब यहीं से अलग अलग हमारे प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या अंग्रेजों के बारे में। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी भाग या भारत पर व्यापार करना था। और इस कंपनी का नाम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। 1833 के एक्ट के तहत इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। अब देखिए, सन 1600 में उस टाइम पे भारत में मुगल वंश का शासन था। और राजा कौन थे उस टाइम पे? अकबर थे। तो अंग्रेज जब सबसे पहले भारत आए ना, तो वो किस राजा के नाम से फरमान लेके आए थे? तो वो अकबर के नाम से फरमान लेके आए थे। लेकिन तब तक क्या हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन फरमान किसके नाम का था? अकबर के नाम का ही उसमें फरमान था। उसके बाद में 1603 में वहां पे एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और जेम्स प्रथम क्या होते हैं? राजा बनते हैं। उसके बाद में जेम्स प्रथम जब राजा बनते हैं, उसके बाद ही उनके द्वारा 1608 में प्रथम ब्रिटिश यात्री को भारत भेजा जाता है। अब यहीं से हमारा प्रश्न आता है कि प्रथम ब्रिटिश यात्री जो कि भारत आया था, या भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और ये कब आया था? 1608 में। सबसे पहले दोस्तों किसके नाम दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनमें से कौन सा राजदूत 1608 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो पहुंचा था कौन? कैप्टन हॉकिंस 1608 में। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री भी कौन था? वह था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। भेजा किसने था? जेम्स प्रथम, जो कि उस टाइम पे कौन थे? मतलब ब्रिटेन के आप ये कह सकते हैं कि राजा थे। ठीक है, और फरमान किसके नाम का लाए थे? अकबर के नाम का। उसके बाद में 1608 में ही दोस्तों जहांगीर ने आदेश दे दिया, और इनके आदेश के बाद ही 1608 में ही अंग्रेजों के द्वारा सूरत में अपनी सबसे पहली व्यापारिक फैक्ट्री का निर्माण किया गया। उसके बाद 1611 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई। ठीक है, उसके बाद में 1615 में फिर से दोस्तों कौन आया जहांगीर के दरबार में? वो आया सर टॉमस रो। वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। ठीक है, उसके बाद में 1632 के आसपास में फिर से यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आते, मतलब अलग अलग टाइम पे फिर वो आते थे, फरमान लेते थे राजाओं के द्वारा, फिर राजाओं को उनको फरमान मिलने लग जाता था। ठीक है, तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। बाकी ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सर टॉमस रो। और आपको ये जरूर याद रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, और ये भारत कब आए थे? 1608 में। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आए थे। अब यहीं से दोस्तों आपको याद रखना है ना कि भारत आने वाली जितनी भी कंपनियां थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, कब आई भारत में? पहली फैक्ट्री कहां लगाई? कौन उनका पहला व्यक्ति भारत आया? ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार से भी पूछे गए। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सारे क्लियर रखने हैं कि कब आया, कौन आया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुगल शासक फारुखशियर के दरबार में ही कौन पहुंचा था? जॉन सरमन पहुंचा था। जॉन सरमन ने इतने सारे फरमान ले लिए थे कि उसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और जॉन सरमन को जो फरमान फारुखशियर के द्वारा दिए गए थे, उन फरमानों को दोस्तों ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि उसके तहत लगभग पूरे भारत में ही फिर क्या हो गया था? ब्रिटिशों ने अपना आधिपत्य जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। और 1717 में फारुखशियर के द्वारा जॉन सरमन को वह फरमान दिया गया था, जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि फारुखशियर का जो आदेश था उसे ही ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता
है। अब यहीं से एक दो फैक्ट और आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। और फोर्ट लुई किला कहाँ स्थित है? यह पांडिचेरी में स्थित है। ये पॉइंट भी आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। उसके बाद में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हो जाता है तथा ब्रिटेन व पुर्तगाल के मध्य में संबंध अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद में मुंबई क्षेत्र को पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में ब्रिटेन को दे दिया जाता है। देखिए, भारत का क्षेत्र है और पुर्तगाली उसको क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन को दे दे रहे हैं। मतलब ऐसा चल रहा था यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, किस कारण से हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के संबंध में। तो आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस कब आया था? ये आया था 1608 में, ठीक है। और जेम्स प्रथम कौन था? राजा था जिसने सर टॉमस रो को भेजा था कहाँ पे? भारत में शासन करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न दोस्तों कि पुणे सार्वजनिक सभा ने निम्नलिखित में से किस विचार के साथ काम किया था? यह भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि पुणे सार्वजनिक सभा ने किस विचार के साथ काम किया था? संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, समानता या फिर समाजवाद? तो पुणे सार्वजनिक सभा ने संप्रभुता के साथ में काम किया था। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1870 को पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत वैसे महाराष्ट्र से की जाती है और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना का श्रेय जाता है किसे? गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी को इनकी स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक है। और 1870 में इसकी स्थापना हो गई थी और इनके द्वारा मुख्य रूप से संप्रभुता के विचार के साथ में काम किया गया था। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे फिर इसको फिर फैलाया गया। अब बात आती है कि संप्रभुता जो होती है दोस्तों, वह होता क्या है? यानी कि संप्रभुता का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि राज्य अपने देश के लिए, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे देश से होता है कि राज्य अपने लिए तथा अपने विदेशी मामलों के लिए निर्णय लेने हेतु पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। यानी कि जो हमारा भारत देश है वह पूर्णतः संप्रभुता वाला राज्य है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है हमारा भारत। क्यों? क्योंकि वह अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी भी दूसरे देश के अधीन वो काम नहीं करता। यानी कि आप दोस्तों संप्रभुता को नॉर्मली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नीतियां बनाने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं, भले ही वो हमारी आंतरिक नीतियां हो या वह हमारी विदेशी नीतियां हो। यानी कि नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश का कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, या संप्रभुता का मतलब होता है कि उसी देश का कानून, यानी कि हमारा जो देश का कानून है वही हमारे देश में लागू होगा और हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे नीतियां बना सकते हैं। और आप लोगों ने इसके बाद में सुना भी होगा कि भारत जैसे कॉमनवेल्थ समूह का, मतलब कॉमनवेल्थ समूह में भी है, लेकिन तो वो गणतंत्र देश कैसे हुआ? हो तो कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्तमान में भारत कॉमनवेल्थ का एकमात्र गणतंत्र देश है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ समूह का एकमात्र गणतंत्र देश कौन सा है, वह है भारत। और भारत कब से संप्रभुत्व या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला राज्य या देश है? तो 1947 से यह है। तो संप्रभुता के साथ में इन्होंने कार्य किया था। संप्रभुता आप समझ गए होंगे, यानी कि हम अपनी नीतियां बनाने हेतु पूर्णतः है, भले ही वो नीतियां हमारी इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, हमारे ऊपर, हमारे मतलब जो सरकार जो हमारी नीतियां बनाएंगी वही नीतियां सबसे ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो संप्रभुता के साथ में किसने काम किया था? पुणे सार्वजनिक सभा के द्वारा काम किया गया था। अब दोस्तों थोड़ा बहुत अगर आपने हमारा भारत का संविधान पढ़ा होगा, प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इक्विलिटी या समानता क्या होती है? तो आपने पढ़ा होगा प्रतिष्ठा की समानता या अवसर की समानता, यानी कि हमारे भारत में सभी जो लोग रह रहे हैं उनका स्टेटस समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले आपने देखा होगा प्रतिष्ठा की समानता में लाल बत्ती नीली बत्ती चलती थी, तो इनकी उपाधि हटाने की भी बात की गई थी। अवसर की समानता यानी कि जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म्स आएंगे, जितने भी पद आएंगे, कोई भी समूह है, कहीं भी सम्मेलन है, कहीं पर भी मंदिर है, तो सभी लोगों को वहां पर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यही चीजें होती है समानता, यानी कि हम सभी लोग जो अवसर की समानता आप लोग ने हमारे आर्टिकल में पढ़ोगे, तो वो चीजें समानता होगी, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा फैक्ट रहता है वो होता है समाजवाद। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद नॉर्मली दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि सभी को समान अवसर मिलेगा और समान सुविधा मिलेगी, यह समाजवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत एक समाजवादी देश है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। समाजवाद का मूलतः मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट, यानी कि सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां इसमें साथ साथ काम करते हुए चलेंगी। और समाजवाद शब्द को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रश्न, आप लोगों को 3 पॉइंट तो जरूर याद नहीं है। एसपीए क्या होता है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए थे। उसी में समाजवाद क्या है कि सभी को समान अवसर मिले, समान सुविधा मिले, सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों का भी यहाँ पे आधिपत्य रहेगा, उनके काम करेंगे। और समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी हटाना, बीमारी उन्मूलन या बेरोजगारी उन्मूलन, अवसर की समानता लाना, ये समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सरनी सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला दोस्तों दूसरा हमारा ऑप्शन है क्या? धर्मनिरपेक्ष। वैसे दोस्तों धर्मनिरपेक्ष की जगह पे आप पंथनिरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति होगी। भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे? सभी धर्म समान होंगे। इसीलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, क्योंकि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। और इस पंथ निरपेक्ष शब्द को भी दोस्तों हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब संविधान में दोस्तों हमारा क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्ष को उचित माना गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से मोटे मोटे याद रखने दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव बेस पे ना थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रही है। जब ये टॉपिकों के बारे में हम कभी डिटेल से बात करेंगे ना कि क्या होता है न्याय, बंधुता क्या होती है, अखंडता क्या होती है, समानता क्या होती है, तो वहां पर फिर इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है कि रैम कितने प्रकार की होती है, मतलब रैम के दो प्रकार कौन कौन से हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो रैम के दोस्तों दो प्रकार हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है दोस्तों क्या? डी रैम। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मेमोरी। मेमोरी क्या होती है दोस्तों? कि कंप्यूटर जो आपका काम करता है वह मेनली मेमोरी के आधार पर ही कार्य करता है। जैसे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो इनपुट सबसे पहले क्या होता है? कंप्यूटर उसे सेंस करता है, उसकी मेमोरी में जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, और ये चीजें इस हिसाब से फिर आपके मेमोरी कार्य करती है। यानी कि सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए जो आप इनपुट डाटा दे रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ पे? मेमोरी में आपका वो संग्रहित रहते हैं। उसके बाद में मेमोरी से ही वो डाटा या निर्देश का प्रोसेसर सीपीयू के द्वारा किया जाता है, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलता है। यानी कि आपकी मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। आप लोग कभी देखते भी होंगे, कभी आपकी फोन की इंटरनल मेमोरी फुल हो जाए या आपके फोन की मेमोरी फुल हो जाती है दोस्तों, तो आपका फोन हैंग करने लग जाता है, यानी कि आपका फोन आपके इंस्ट्रक्शंस को सर्च नहीं कर पाता है। तो यही चीज क्या होती है? मेमोरी का काम होता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन का काम भी आपका मेमोरी करती है। अब मेमोरी के हमारे मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मेमोरी के मेनली दो प्रकार होंगे, एक होंगे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहा जाता है। अब जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, ये भी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्थायी मेमोरी। दूसरा होती है चेज मेमोरी या कैश मेमोरी। ठीक है, अगला होता है अस्थाई मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। और ये जो रैम होता है ना, यह किस टाइप की मेमोरी का प्रकार है? तो ये अस्थाई मेमोरी का प्रकार है। क्या? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आप इसका पूरा नाम कहेंगे। तो वही पूछा गया कि रैम के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में बात करते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो मेमोरी प्रयोग होती है वो होती है दोस्तों कौन सी? रैम। और रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? यह अस्थाई मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि अगर आप दोस्तों अपने सिस्टम में कभी काम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में आप कभी काम कर रहे हैं और आपकी सप्लाई अगर बंद हो जाती है, तो जो भी आपका डाटा आपके कंप्यूटर में सेव होगा या आपके सूचनाएं कंप्यूटर में सेव होंगी, वह लाइट जाते ही जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा, वह सारी जो आपके डाटा होंगे वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, यानी कि उनका एंड हो जाएगा। यानी कि जैसा प्रोसेस पहले था वैसा ही रहेगा। इसी कारण इसे वोलेटाइल मेमोरी या अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ वैसे ही वो मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप दोबारा से जब भी आपकी लाइट आएगी, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो आपका जो पुराना डाटा था वह लॉस्ट हो गया होगा, उसे आप दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों डाटा को पढ़ना और लिखना तीव्र हो जाता है। रैम एक स्पेस है जहां पे डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम मेनली आपने पढ़ा होगा 32 GB, 64 GB, 132 GB, 132, 128, 256 MB, 512 MB, 1 GB, इस टाइप से अलग अलग प्रकार की रैम हमारी आती है। अब रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों क्या? एस रैम, और दूसरा होता है क्या? डी रैम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, एस रैम को बोलते हैं क्या? स्टैटिक रैम। और डी रैम को बोलते हैं दोस्तों क्या? डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम क्या होती है? एस रैम। एस रैम में दोस्तों डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और एस रैम क्या होती है? बिल्कुल आपकी तेज होती है। वहीं आपका डी रैम क्या होती है? जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं। इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ती रैम होती है। तो वही है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी या अस्थाई मेमोरी, रैम। वहीं दोस्तों हमारा पहला जो मैंने आपको बताया था स्थाई मेमोरी, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो स्थाई मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है? स्थाई मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो ये होती है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार की। रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दूसरी होती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या? रैम, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है? तो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे टाइप है क्या? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप,
CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD और फ्लैश मेमोरी। बहुत बार दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी में आता है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी में आता है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी है, कौन सा आपका सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सा नहीं है। तो ये पॉइंट आपको सारे याद होने चाहिए जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो रैम का भी पोस्टमार्टम हो गया। अगला 19वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या टर्म बताता है कि एक संस्था जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों की निर्बाध पारस्परिक वार्ता का आयोजन करती है, उसे कहते हैं क्या दोस्तों? मार्केट, ठीक है। अब ये डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है, ठीक है। मार्केट यानी कि बाजार, आप इसे कह सकते हैं कि एक संस्था है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले व्यक्तियों की निर्बाध पारस्परिक वार्तालाप का आयोजित करती है। मेनली आप दोस्तों मार्केट ये समझ सकते हैं कि आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो वो मार्केट के हिसाब से ही कार्य करते हैं। यानी कि नॉर्मली आप मार्केट या बाजार का आशय किसी उद्योग विशेष में व्याप्त प्रतियोगिता की प्रकृति, स्थिति अथवा रूप से लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति के साथ साथ में वस्तु के क्रय विक्रय में जो भी हमारे फर्म काम करते हैं या जो भी हमारे व्यक्ति काम करते हैं उनको भी बाजार के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। आप अपने घर में कहते हैं बाजार जाना है, बाजार क्यों जाना है? सामान लाने जाना है, क्रय विक्रय करने जाना है। कोई बाजार जाता है सामान बेचने, कोई बाजार जाता है सामान लेने, कोई अपना बिजनेस चलाता है, क्रय विक्रय। तो यही सब चीजें क्या होती हैं? बाजार कहलाती हैं। तो वही है, एक टर्म है जो एक संस्था है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को निर्धारित पारस्परिक वार्तालाप का आयोजन करती है, ठीक है। अब बाजारों के भी दोस्तों अलग अलग प्रकार होते हैं। बाजारों के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा होता है एकाधिका बाजार और तीसरा होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? बाजार का वह रूप जहां पे वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। एकाधिकार बाजार क्या होता है? जहां पे वस्तु का केवल एक उत्पादक या फिर एक विक्रेता होता है, ठीक है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बाजार की वह स्थिति जो छोटी छोटी फर्में जिसके अंतर्गत काम करती हैं वो हमारी क्या होती है? एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको फिर आप दोस्तों जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे बाजार के बारे में। और एक और प्रकार होता है बाजार का अल्पाधिकार बाजार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मुद्रा क्या होती है, बाजार क्या होती है, रुपया क्या होती है, बजट क्या होती है, कंपनी क्या होती है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका 20वां और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द या टर्म किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? यानी कि भूगोल के जनक कौन है, आप ये कह सकते हैं। या ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? इरेटोस्थेनेज, जिन्होंने भूगोल शब्द या टर्म दिया था। किसने? इरेटोस्थेनेज ने। अब देखिए दोस्तों, भूगोल जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्रोफो जिसका अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। और मुख्यतः दोस्तों भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो भूगोल की जो मुख्य परिभाषा है वो कहा जाता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों की जानकारी देना, स्थलों की जानकारी देना, महासागरों की जानकारी देना, वनस्पतियों की जानकारी देना, जीव जंतु, फल, धरातल क्षेत्र में जी जाने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना या जानकारी देने से होता है। अब भूगोल के बारे में भी अलग अलग टर्म आते हैं कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थेनेज ने दिया था। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वह भी इरेटोस्थेनेज को ही कहा जाता है। क्या? व्यवस्थित भूगोल का जनक। जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था? वह भी इरेटोस्थेनेज ही था। लेकिन दोस्तों मुख्यतः एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि भूगोल का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत जगह पे आप क्या पढ़ते हैं? हिकेटियस। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे। भूगोल का जनक हिकेटियस या फिर इरेटोस्थेनेज, दोनों आपको याद रखना है। वैसे मूलतः व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनेज को ही कहा जाता है, जिन्होंने भूगोल शब्द भी दिया था। इसके बाद में आता है कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो वह है पॉलीडोनियस, इन्हें भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक भूगोल की जनक है। और उसके बाद में आता है गणितीय भूगोल का संस्थापक या जनक कौन है? तो वह है एनेक्जीमेंडर और थेल्स, ये विश्व भूगोल के जनक है। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक है। ये सारे फैक्ट्स ना आपको अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से याद रखने पड़ेंगे। मेनली जो परफेक्ट आपको याद रखना है वो है इरेटोस्थेनेज, जिन्हें भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था। और व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। और नॉर्मली भूगोल का जनक पूछा जाएगा तो हिकेटियस का नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो दोस्तों आज के 10 प्रश्न हमने बात कर लिए हैं और 10 प्रश्न के आधार पर जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता सकता था मैं आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप लोगों की ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। और इससे पहले भी दोस्तों जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए ना आज, इससे संबंधित जो फैक्ट बताए हैं उनसे काफी बार एग्जाम में तरह तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चांसेस ये भी बनते हैं कि आगे भी आपसे इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। तो आप लोग एग्जैक्टली दोस्तों अपना रिवाइज टाइम से करते रहें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।